आज के इस कार्यक्रम में मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करूंगा जो किसी खास लग्न पे काम करेगा। अगर किसी जातक की कुंडली कन्या लग्न की है तो कन्या लग्न में कुछ प्रमुख सिद्धांतों का विशेषतया ध्यान रखना होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, हो सकता है कि आपकी कुंडली कन्या लग्न की नहीं हो, पर फिर भी हमारे घर में किसी का कन्या लग्न बन जाता है। हमारे रिश्तेदारों में कोई व्यक्ति जो है वो रिश्तेदार में कन्या लग्न का कुंडली लेकर के पैदा हो जाता है, तो उस कुंडली में हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा अगर वो कन्या लग्न का है। बिल्कुल मुद्दे की बात करता हूं। इसमें ना बहुत सारे जो है वो पक्ष विपक्ष निकल करके सामने आ जाते हैं, क्योंकि कई बार यहां पे आप जब विचार करें तो सूर्य 12वें भाव के स्वामी हो जाते हैं, चंद्रमा पापी भाव के स्वामी हो जाते हैं, मंगल तृतीय के साथ अष्टम भाव के स्वामी हो जाते हैं, बुध लग्नेश और दशमेश होकर के दो केंद्रों के स्वामी होकर के केंद्राधिपति दोष से युक्त हो जाते हैं। अलग बात है कि इस कुंडली में वो केंद्राधिपति दोष से युक्त नहीं है, पर दो केंद्रों के स्वामी होने का दोष लगा। देवगुरु बृहस्पति भी दो केंद्रों के स्वामी होकर के सदोष हो जाते हैं, और वो तो बैठे भी हैं, दोषयुक्त हो भी गए सप्तम भाव। और गुरु को सबसे ज्यादा केंद्राधिपति दोष लगता है, उसके बाद शुक्र को लगता है, उसके बाद बुध को लगता है, और सबसे कम केंद्राधिपति दोष चंद्रमा को लगता है। तो गुरु तक बात आ गई। उसके बाद शुक्र नवम भाव के साथ साथ द्वितीय भाव के स्वामी होकर प्रथम स्थान के प्रथम श्रेणी के मारक बन जाते हैं। अभी तक आपको कौन सा ग्रह अच्छे भाव का स्वामी मिला, सोचिए। उसके बाद शनि पंचम के साथ साथ षष्ठेश हो जाते हैं, पंचमेश के साथ षष्ठेश हो गए। अब ये मिश्रण करके संघर्षों के साथ परिणाम देंगे। एक भी ग्रह कन्या लग्न की कुंडली के लिए ज्योतिषी को ना बहुत सामने वाले को संतुष्ट करने के लिए ग्रहों को अच्छा कई बार बताना पड़ता है, और आज की दुनिया में लोग सत्य स्वीकार करना और सुनना चाहते नहीं है। बात यह है, पर कन्या लग्न की कुंडली में बड़ी गहरी बात यह निकल जाती है कि एक भी ग्रह बहुत अच्छे भाव का स्वामी नहीं बनता है, कोई ना कोई दोष उत्पन्न होता ही है। अब मैं आप लोगों को बताऊं तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य भी अच्छे, चंद्रमा भी अच्छे, देवगुरु बृहस्पति वहां भी द्वितीय भाव के स्वामी होकर के प्रथम श्रेणी के मारक होते हैं। पर यहां पे अगर अब मूलतया बात करते हैं तो कन्या लग्न में इस तरीके से ग्रहों का वर्गीकरण हो जाता है। लेकिन कुछ अच्छी बात भी है, अगर मंगल कन्या लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में बैठेंगे तो दोषयुक्त नहीं होंगे। ये अकेला कन्या लग्न की कुंडली पे ही यह सिद्धांत लागू होता है। अगर मंगल सप्तम भाव में बैठेंगे, जो कि अष्टम भाव के स्वामी होकर के बैठेंगे, अगर मान लीजिए इस कुंडली में नहीं बैठते, किसी की कुंडली में बैठे होंगे, तो वो दोषयुक्त नहीं होंगे, अपितु वहां पे अष्टमेश होकर के बैठने का बहुत बड़ा राजयोग बना देते हैं। और उनके उस राजयोग के परिणाम को बढ़ाने में, राजयोगों के फल को प्राप्त होने में, मिलने में ना राहु और भी ज्यादा अग्नि में घी डालने का काम करते हैं। और सप्तम भाव में कन्या लग्न की कुंडली में अगर मंगल बैठे हैं और राहु भी साथ में बैठे हैं तो ये महान राजयोग इस कुंडली के लिए हो जाता है। मतलब आप यूं ही समझ सकते हैं कि जहां सारे ग्रह बुरे हो जाते हैं वहां अष्टमेश यहां पे राजयोग बनाने वाला हो जाता है। ये कन्या लग्न की कुंडली में हो जाती है बात। एक पक्ष और भी काम करता है जो कन्या लग्न की कुंडली में विशेष होता है, ये सूत्र लागू होता है। किसी भी भाव में बुध और शुक्र अगर एक साथ बैठे हों तो ये इस लग्न की कुंडली के लिए बड़ी विशेष बात हो जाती है। शुक्र और बुध अगर ये दोनों कहीं भी बैठे हों, हालांकि इस कुंडली में जो हैं वो अलग अलग बैठे हैं, लेकिन चतुर्थ भाव को शुभकर्त्री लगा रहे हैं, निसंदेह उसका फल जातक को जीवन के अंतिम स्थिति में जरूर मिलता है। पर बड़ी गहरी हुई बात और गड़ी हुई बात यह है कि जब दोनों एक साथ आ जाएंगे ना तो कुंडली को बहुत ऊंचाइयां देने वाले हो जाते हैं। ये दोनों साथ भले ही इस कुंडली में नहीं बैठे हैं, पर जिस कुंडली में भी कन्या लग्न की कुंडली बनती हो और अगर ये दोनों एक साथ बैठेंगे तो ये विशेष होता राजयोग की बात हो जाती है। कन्या लग्न की कुंडली में 12वें भाव के स्वामी होकर के सूर्यदेव साहचर्य से मारक ग्रह का काम करते हैं। मतलब वो प्रबल मारक नहीं होंगे, मारने में सहायता करेंगे।
कई आचार्य जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी होने के कारण शुक्रदेव को प्रथम श्रेणी का मारक और सप्तम भाव के स्वामी होने के कारण गुरु को द्वितीय श्रेणी का मारक कह देते हैं। और वो है भी। अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं और राहु के साथ बैठे हैं तो निसंदेह वो मारक होंगे, उनको मारक दोष प्रबल होगा और लगेगा भी, और जातक को उस दशा काल में परेशानी भी होगी। मंगल की दशा में कई बार नुकसान भी होगा, है ना। तो ये जो मैंने आप लोगों से बात कही है, ये समझने वाली बात हो जाती है।